नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी पटवारी परीक्षा 2026 के लिए हिंदी की एक नई सीरीज चलाने जा रहा हूं, जिसका कि आज पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 का जो पहला क्वेश्चन है कि गुरु गुड़ ही रहे लेकिन चेले शक्कर बन गए, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। देखिए, बात करें कि जो गुरु है वो गुड़ ही रह गए लेकिन चेले क्या बन गए, शक्कर बन गए। तो भैया, इसका जो अर्थ है वो क्या है, चेला जो है वो गुरु से भी आगे बढ़ गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे लोकोक्ति पूछ लेता है, जैसे कि आपका अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, कि इसका अर्थ क्या है कि अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना। तो इसका अर्थ है कि निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना ही बेकार होता है, कि अंधों के आगे रोना और अपना दीदा खोना। जो मूर्ख लोग होते हैं, अगर आप उनके आगे रो रहे हैं तो आपका वो रोना बेकार है। एक बहुत बार एक लोकोक्ति परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है, आधा तीतर आधा बटेर। तो आधा तीतर आधा बटेर का मतलब क्या होता है, ये होती है बेमेल स्थिति। ठीक है, क्या होता है आपका बेमेल स्थिति। उसी प्रकार परीक्षा में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि आप भला तो जग भला, मतलब कि अगर आप स्वयं अच्छे हैं तो पूरा संसार अच्छा है। इसका मतलब क्या होता है, आप भला तो जग भला। अगर आप भी एचपी पटवारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से और आप भी जुड़ना चाहते हैं भाई हमारे साथ, तो जुड़ सकते हैं 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड। जो क्लास लाइव होगी वो रिकॉर्डेड भी रहने वाली है, मतलब कि आप हमारी क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं। साथ में मिलने वाले आपको एवरी सैटरडे आपका टेस्ट रहने वाला है। हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर आपके लिए रहेगा। एक मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे के लिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये बैच रहने वाला है। तो 78761, क्योंकि भाई जब आप बेरोजगार होते हैं तो हज़ारों की फ़ीस नहीं दी जाती। तो आप इस फीस में, क्योंकि 500 रुपये कोई भी दे सकता है, 499, लेकिन हज़ारों फीस में थोड़ा सोचना पड़ता है, घर वाले देते भी नहीं हैं। तो घर बैठे आपको इन रुपीज़ में मिलने वाली बहुत ही बेहतरीन क्लास है। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, पिक्चर जब आप क्लासेस में आओगे ना, बहुत बेहतरीन तरीके से हर एक टीचर पढ़ाएगा। तो 78761 45409 पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हमारी क्लासेस जो है वो 20 दिसंबर से शुरू होने जा रही है, तो हमारी एडमिशन शुरू हो चुकी है, तो आप इस नंबर पे एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक जो आपका लोकोक्ति है वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और वो लोकोक्ति है आपकी कौन सी, तो लोकोक्ति है एक पंथ दो काज। तो एक पंथ दो काज का मतलब है एक नहीं दो लाभ। तो इसका मतलब क्या है कि एक लाभ नहीं दो लाभ, ये लोकोक्ति आपको जरूर याद रखनी है। एक लोकोक्ति आपसे बहुत बार पूछी जाती है परीक्षाओं में कि ऊंची दुकान फीका पकवान, मतलब कि बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। तो ऊंची दुकान फीका पकवान का मतलब है कि बाहर ढकोसला और भीतर उस दुकान के अंदर कुछ भी नहीं है। और एक लोकोक्ति तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक कहावत या लोकोक्ति आप इसको बोलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या है, तो अधजल गगरी छलकत जाए मतलब कि थोड़ी विद्या धन या बल्ले होने पर इतराना। तो इसका मतलब है अधगत अधगत अधजल गगरी छलकत जाए, ये आपको जरूर याद रखनी है। और एक लोकोक्ति बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, अपनी करनी पार उतरनी, मतलब किए का फल भोगने का मतलब होता है अपनी करनी पार उतरनी। तो ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक लोकोक्ति और आपको याद रखनी है कि आप डूबे जग डूबा, मतलब कि स्वयं जो व्यक्ति बुरा होता है वो पूरे दुनिया को भी क्या समझता है, बुरा समझता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मुझे सांप से बहुत डर लगता है, रेखांकित जो पद है ये किस प्रकार की संज्ञा का प्रकार है। तो भाई, जो ये मुझे सांप से क्या लग रहा है, डर लग रहा है, यहाँ पे जो रेखांकित पद है वो किस प्रकार की संज्ञा है। देखो, व्यक्तिवाचक तो नहीं हो सकती। अब डर क्या है, डर मतलब कि एक भाव की बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, भाववाचक संज्ञा। अच्छा, संज्ञा के यहाँ पे 5 प्रकार की संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक होती है, जातिवाचक होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, समूहवाचक होती है, भाववाचक होती है। भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जहाँ पर किसी के भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाला शब्द होता है, तो उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो डर यहाँ पे क्या है, डर मतलब कि बंदा डर रहा है। तो यहाँ पे कौन सी है, जैसे कि क्रोध आ रहा है, किसको गुस्सा आ रहा है, कोई डर रहा है, मिठास है। तो ये सारे शब्द कैसे हैं, ये जो है वो क्या है, आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। इस बात को आपने बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। ठीक है, अब ऑप्शन में यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा दी है। सर, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है,
तो जो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराती है उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि राम, अब राम भगवान तो एक ही है ना, बहुत सारे राम तो नहीं है ना, जो राम भगवान मेन है वो एक ही है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे गंगा, तो गंगा भारत में एक ही है, अब गंगा बहुत सारी नहीं है, गंगा क्या एक ही है, तो गंगा है। आपका पटना, पटना बिहार की राजधानी, तो फेमस वाला पटना तो भारत में एक ही है। तो भैया ये कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। उसी प्रकार आपका जातिवाचक, जातिवाचक होता है जो किसी मतलब कि किसी जाति का बोध कराती है। जैसे कि नदी, तो नदियाँ तो बहुत सारी है, पर्वत, पर्वत भी बहुत सारे हैं, लड़की, लड़की भी मतलब कि बहुत सारी लड़कियाँ होती है। तो नदी की बात करें तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है, मतलब क्योंकि ये सभी नदियों का बोध करा रही है, ठीक है। क्योंकि जैसे गंगा है, तो गंगा तो सिर्फ एक नदी है ना, लेकिन ये एक ही है, तो गंगा तो सिर्फ एक ही है, लेकिन नदियों की जब बात होगी तो बहुत सारे नदियों की बात होगी, तो वो होगी हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसे द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक होता है मेटेरियल नाउन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो जिस संज्ञा शब्द से सामग्री या पदार्थ का, जब भी आपको किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होगा जिसमें मतलब कि कोई वस्तु किसी जिसमें कोई चीज़ किसी वस्तु से बनी होगी, तो वो हमारा क्या होगा, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। जैसे कि सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, ऊन है, तो ये सारा का सारा द्रव है, ठीक है, ये बना हुआ है, मटेरियल से बना हुआ है, तो इसको बोलेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, इस वाक्य में मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है, तो पढ़ यहाँ पर क्या है, एक प्रकार की इस वाक्य में, क्योंकि वो घर जाकर क्या है, व्यक्ति पढ़ रहा है, तो पढ़ क्या होगी साथियों, यहाँ पे मुख्य क्रिया हो गया। वैसे हमारे बैच में हिंदी वाले मैम बहुत कोई और है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि यूट्यूब पे आपको फ्री हिंदी की क्लासेस दे सकूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि हिंदी भी आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ। तो भाई मैं घर जाकर पढ़ लिया करता हूँ, मतलब कि मेन जो काम हो रहा है वो क्या है, पढ़ना, पढ़ने का यहाँ मेन काम हो रहा है, तो पढ़ यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुख्य क्रिया हो जाएगी। मेरे मुताबिक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे सर क्रिया क्या होती है, तो जिस शब्द से किसी क्रिया का होना या करना समझा जाए तो उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सो रहे हैं, रहना, जाना, तो ये सब क्या है, ये क्रिया है, ठीक है। क्रिया मतलब कि जो काम हो रहा है, वर्ब है भाई। तो इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है, बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि पक्षी शब्द का सही पर्यायवाची चुनिए। भाई जो पक्षी शब्द है उसका सही पर्यायवाची आपको चुनना है। तो पक्षी का सही पर्यायवाची जो यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, तो पक्षी का सही पर्यायवाची आपका नभचर। देखिए पक्षी को हम क्या कहेंगे, तो नभचर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पक्षी का सही पर्यायवाची हो जाएगा। साथीगण क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो पक्षी का जो सही पर्यायवाची है वो आपका नभचर है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप ये बताइए पक्षी का इसके अलावा और कौन कौन से पर्यायवाची है। तो पक्षी का आपका विहग, विहग आपका पक्षी का है। खग, खग भी आपका पक्षी का है। खग के अलावा आपका परिंदा, परिंदा भी किसका है, पक्षी का है। आपका पतंग, पतंग भी आपका पक्षी का है। अच्छा उसी प्रकार आपका और भी बहुत सारे हैं, नभचर तो आपका पक्षी का है ही है। उसी प्रकार बहुत दफ़ा आपके पक्षी के पर्यायवाची के अलावा बिजली के पर्यायवाची पूछे जाते हैं। भाई बिजली के आपको ज़रूर याद रखने, बिजली के है जैसे कि चपला बिजली का पर्यायवाची है, चंचला बिजली का पर्यायवाची है, दामिनी है, सौदामिनी है। तो दामिनी और सौदामिनी दोनों पूछा जा सकता है। तड़ित बहुत बार पूछा गया है, तड़ित किसका है, तो तड़ित भी बिजली का है। और तड़ित के अलावा विद्युत, विद्युत के अलावा क्षण प्रभा और घनवली। तो ये चपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित, विद्युत, क्षण प्रभा और घनवली, ये सारे आपको याद रखने हैं। उसी प्रकार भाई बादल, बादल के भी पर्यायवाची बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे घन बादल का है। जलद तो कई बार पूछा है, जलद किसका है, जलद हो गया, जलदर हो गया, नीरद हो गया, मेघ हो गया, वारिद हो गया और आपका वारिधर हो गया। ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची है, तो ये आपके बादल के। तो बादल, पक्षी और इस वीडियो में हमने जो करा बिजली, 3 के पर्यायवाची कर लिए। चलो एक और कर लेते हैं, आसान सा कर लेते हैं। आसान है भाई, जैसे आपका मेरा मन कर रहा है आँख, आँख का पर्यायवाची। तो आँख का होता है आपका नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र और अक्षी। क्या क्या बोला है, आँख का, नयन आँख का है, आपका दृग आँख का है, लोचन आँख का है, चक्षु आँख का है और नेत्र और अक्षी भी किसका है, आँख का है। तो आँख के पर्यायवाची भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए जाना है। अगला क्वेश्चन है कि सही विलोम चुनिए। तो यहाँ पर जो सही विलोम है वो अपेक्षा का उपेक्षा, यहाँ पे बिल्कुल सही विलोम हो जाएगा। इस बात को आपने याद रखना। विलोम शब्द आप पटवारी की परीक्षा में जरूर याद करके जाए, पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे विलोम शब्द से भी आने वाला है और ये भी बहुत बेहतरीन आपके विलोम शब्द रहते हैं परीक्षाओं के लिए। चलो कुछ विलोम शब्द हम भी देख लेते हैं। जैसे कि बहुत बार यहाँ पे एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था कि चर का विलोम शब्द क्या होता है। तो चर का होता है अचर, है ना। आपका
जो होता है चोर, चोर का होता है साधु। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे कि एक बार पूछा गया था कनिष्ठ का पर्यायवाची बताइए, कनिष्ठ का विलोम शब्द बताइए, तो कनिष्ठ का क्या हो सकता है, तो कनिष्ठ का होता है ज्येष्ठ। ठीक है, कनिष्ठ का विलोम क्या होता है, ज्येष्ठ होता है। एक बार पूछा गया था आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका पंडित, तो पंडित का पूछा था, पंडित का उल्टा था मूर्ख। ठीक है, एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट पूछा था कि आपका जो एक शब्द है, शब्द का नाम है अज्ञे, अज्ञे का क्या है, विगम है, अगम का क्या है, सुगम है, आपका अनुराग का क्या होता है, विराग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट एक बार पूछा जाता है कि आपका अस्त का क्या होता है, तो अस्त का विलोम जो होता है वो उदय होता है। और आपका बात करें आज़ाद की, तो आज़ाद का होता है गुलाम। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है। इति, इति तो बहुत ही पूछा जाता है भाई, इति का विलोम शब्द क्या होता है, अथ। ठीक है, आपका इही लोक का क्या होता है, इही लोक, तो इही लोक का होता है परलोक। ठीक है, और अगर बात करें आपका बहुत इंपॉर्टेंट आगे, तो आगे का होता है पीछे, आगे का क्या होता है आपका पीछे होता है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से, इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोना, धतूरा और गेहूं का अनेकार्थी शब्द क्या है। तो सोना, धतूरा और गेहूं का जो अनेकार्थी शब्द है वो आपका कनक है। तो आपको याद रखना है कनक एक अनेकार्थी शब्द है जिसका अर्थ सोना, धतूरा और गेहूं तीनों होता है। इस बात के लिए आपने डिटेल से याद रखना है। एक बार परीक्षाओं में पूछा गया था कि आपका जो गोद, संख्या, चिन्ह और नाटक का भाग और नाटक का अंक का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो क्या होता है, तो वो अंकी होता है। ठीक है, वंश, परिवार, सारा, जोड़, इसका होता है कुल। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आपका हार का होता है पराजय, आपका माला, गले का आभूषण, ये होता है हार का जो पर्यायवाची होता है वो आपका पराजय, माला, गले, इसका एक ही होता है हार। ठीक है, उसी प्रकार आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा आपका स्वाद, निचोड़, आनंद, रस, ये रस के पर्यायवाची, रस के क्या होते हैं, अनेकार्थी होते हैं। तो अनेकार्थी शब्द आपको जरूर याद रखने हैं। थोड़ा हिंदी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से पढ़ाऊँ, लेकिन अगर थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन कोशिश रहेगी कि अगली जो वीडियोज होगी वो इससे भी सुपर डुपर होने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि मोर नाचता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। जो मोर नाचता है, तो इस वाक्य में कौन सी क्रिया यहाँ पे प्रयोग हुई है, तो इसमें आपकी अकर्मक क्रिया यहाँ पे जो है वो प्रयुक्त हुई है। क्योंकि अकर्मक क्रिया मतलब वो क्रिया होती है जहाँ पर कर्म नहीं होता। अब कर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, तो उसका फल जो है वो किस पे पड़ता है, कर्ता पे। तो कर्ता कौन, कर कौन रहा है, मोर क्या है, नाच रहा है, तो किस पे पड़ रहा है, कर्ता पे पड़ रहा है। तो भैया जो अकर्मक क्रिया है वो अकर्मक क्रिया के साथ कभी भी कर्म नहीं होता, मतलब उसका जो फल है वो उसका फल कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि आपका आपने सुना होगा राधा रोती है, आपका मोहन हंसता है। तो आपको क्या है, आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने बोला मोर नाचता है, तो यहाँ पर मोर क्या है, मोर जो है वो नाच रही है, तो क्रिया का जो फल पड़ रहा है वो मोर ही पड़ रहा है, क्योंकि वो क्या है, नाच रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कर्म का अभाव है, और जब कर्म का अभाव है साथियों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी, अकर्मक क्रिया। भाई अगर क्रियाओं की बात करूँ तो क्रिया के जो भेद होता है कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि के अनुसार, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। एक होती है सकर्मक, जहाँ पे जिस क्रिया के साथ कर्म हो और कर्म की संभावना हो, और जिस क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ता हो, उसे सकर्मक क्रिया। जैसे कि आपका राम फल खाता है, तो खा क्या रहा है भाई, अगर तो राम खाता है, ये पता नहीं क्या खाता है, तो राम पे फर्क पड़ रहा था, लेकिन राम फल खाता है, तो भैया यहाँ पे फल क्या है, फल यहाँ पे कर्म है। जैसे सीता गीत गाती है, तो गीत पर यहाँ पे फर्क पड़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ पे क्या पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जहाँ पर कर्म नहीं होता, सीधा फल पड़ता। तो यहाँ पे जब भी आपको दिखेगा मोहन नाचता है, राधा रोती है, मोहन हंसता है, तो सीधा फर्क पड़ रहा है ना। लेकिन राम खाता है तो अगर नॉर्मल बात है, लेकिन राम फल खाता है, फल यहाँ पे आपको दिख गया, तो फर्क फिर फल पे पड़ रहा है, तो वो सकर्मक होगी। तो जहाँ भी आपको दिखेगा जिस क्रिया के साथ कर्म होगा, तो उसको वो होगी सकर्मक क्रिया, लेकिन अगर कर्म नहीं होगा तो अकर्मक होगी। तो दोनों बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि अपने पाँव पर खड़े होने मुहावरे का सही अर्थ चुने। देखिए मुहावरे मेरे को पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया था कि मैंने मुहावरा वहाँ पे बोल दिया था। तो अपने पाँव पर खड़े होना जो मुहावरे का अर्थ होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भर होना। तो जब आप अपने पाँव पर खड़े होते हैं तो आप आत्मनिर्भर, सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं भाई। आपको किसी कुछ नहीं, आप
आत्मनिर्भर है। बहुत सारे मुहावरे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका इधर उधर करना, तो इधर उधर करने का मतलब होता है टाल मटोल कर रहे हैं आप किससे, ठीक है। जैसे कि आपका बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि आपका उड़ती खबर होता है बेसिर पैर की बात, मतलब कि जिसकी कोई सिर पैर की बात ही नहीं होती, कि वो उड़ती खबर होती है। उल्टी गंगा बहना, उल्टी गंगा होता है अनहोनी होना, ठीक है। आग उगलना होता है किसी को क्रोध प्रकट करना, ठीक है। तो मतलब कि आग उगल रही है। जैसे कि आपका सिर ऊंचा करना, तो आदर का पात्र होना मतलब होता है सिर ऊंचा करना, ठीक है। जैसे कि नाक कटना, तो नाक कटना होता है आपका इज्जत जाना, जब आपकी इज्जत जाती है तो बोलते भाई इसने तो नाक कटवा दिया, ठीक है। जैसे कि आप होता है, एक होता है नाक का बाल होना, तो नाक का बाल होता है मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रिय होना, ठीक है। नाको चने चबवाना, तो नाको चने चबवाने का मतलब होता है खूब किसी को तंग करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुंह खुलना, मतलब कि उद्दंडतापूर्वक बातें करना या फिर बोलने का साहस होना। तो ये सारे के सारे आपको डिटेल से याद रखने हैं। एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका बहुत पूछा जाता है, जैसे कि आपका मुंह बनाना। मुंह बनाने का मतलब होता है आप किससे रूठ चुके हैं, भैया इसने मुंह बना दिया, ये तो असंतुष्ट हो गया। तो ये आपने अक्सर पढ़े ही होंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक होता है बहुत ही आसान है, आज की डेट में भी आप प्रयोग करते हैं, अक्ल का दुश्मन। अक्ल का दुश्मन होता है आपका मूर्ख। एक होता है आपका अक्ल चढ़ने जाना, तो अक्ल चढ़ने का मतलब होता है कि आप इसकी जो बुद्धि है, बुद्धि का में कमी होना, ठीक है। आपने बहुत बार सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपका आकाश से तारे तोड़ना, मतलब कि कठिन कार्य करना। तो कठिन कार्य करने का मतलब क्या होता है कि भाई इसने तो आकाश से तारे तोड़ दिए हैं, ये बात यहाँ पे होता है। आग बबूला होना है अत्यधिक क्रोधित होना, इसका मतलब होता है आग बबूला होने का। तो थोड़ा सा आपने कोशिश करनी है कि हिंदी को भी आप धीरे धीरे पढ़ते रहे। अगला क्वेश्चन है कि हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ चुनिए। देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस लोकोक्ति का जो अर्थ है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यह है हाथ कंगन को आरसी क्या लोकोक्ति का ये सही अर्थ है कि प्रत्यक्ष को जो प्रमाण की जो आवश्यकता यहाँ पर नहीं है, ये बात कर रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन जो मैं आज लेके आया हूँ, ये हिमाचल प्रदेश पुलिस जो परीक्षा हुई थी वहाँ पर पूछे गए हैं, और क्वेश्चन यहाँ से रिपीट भी हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है, और इसके बारे में मैं डिटेल से जो अलग जानकारी दे रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि चांद का एकार्थी शब्द कौन कौन से होता है। तो चांद के जो एकार्थी शब्द है, इसमें आपका मयंक भी होता है आपका। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम बिल्कुल सही जाने वाले, मयंक चांद का है। मयंक के अलावा आपका सोम है, आपका चंद्रमा है, आपका शशि है, मयंक है, आपका हिमांशु, सुधाकर, राकेश, रजनीश और इंदु। तो ये सारे जो है वो चांद के ही अर्थ है, ठीक है। चांद के ये समानार्थी या एकार्थी शब्द है, इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो आपको जरूर याद रखना है सोम, चंद्र या चंद्रमा, शशि, मयंक, राकेश, रजनीश, इंदु, सुधाकर, हिमांशु, निशाचर और विधु। तो ये सारे नाम आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। चांद के एकार्थी शब्द है सारे के सारे, और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चांद के अगर कल के लिए पूछे जाए तो गलती नहीं करेंगे। कौन कौन से है? सोम, चंद्रमा, शशि, मयंक, हिमांशु, सुधाकर, राकेश, रजनीश और इंदु। तो अगला क्वेश्चन है कि जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल पुरुष के कारण परिवर्तित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अवयव शब्द। भाई अवयव शब्द आपको जरूर याद रखने कि अवयव शब्द कौन से होते हैं। तो अवयव शब्द वो शब्द होते हैं जो कि लिंग, शब्द, वचन, कारक या पुरुष के कारण क्या होते हैं, आपके कभी भी परिवर्तन नहीं होते, ठीक है। तो याद रखना है कि जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है उनको अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। मतलब कि हर स्थिति में मूल रूप से बने रहते हैं। तो ये आपको जरूर याद रखना है अव्यय शब्द क्या होते हैं। भाई बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पेपर में डाल दिया था कि जो हिंदी भाषा है यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो ये क्वेश्चन तो देखो बच्चे बच्चे को आ जाता है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और देखिए पटवारी में भी एक आध क्वेश्चन ऐसा आने वाला है, इतना आसान क्वेश्चन भी पटवारी में एक आध तो देखो साथियों रहने वाला है। तो अगर मैं स्वरों की बात करूँ तो हिंदी में हमारे जो स्वर होते हैं वो हमारे अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 11 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 स्वर यहाँ पे है। 11 की तरह अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आपकी जैसे कि अ, आ, ई, उ, ये जो हमारे स्वर है साथियों,
अगला क्वेश्चन है कि समुच्चय बोधक अव्यय के कितने भेद है। तो समुच्चय बोधक अव्यय जो है इसके दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा होता है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो याद रखना है कौन कौन सी समुच्चय बोधक अव्यय के दो शब्द है। मुख्य रूप से इसके दो दो भेद हुए, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। तो ये जब आप पेपर में आओगे, आप हमारी क्लासेस में आओगे, तो वहाँ आपको मैम बहुत ही डिटेल से समझा देंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या क्या होता है। लेकिन आपको ये याद रखना है, अगर सीधा क्वेश्चन आ गया दो भेद कौन कौन से होते हैं, तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हार मान लेना के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त हुआ है। तो जब हम हार मान लेते हैं, तो हार मान लेने का मतलब क्या होता है? तो किसी को, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा किसी के आगे घुटने टेक देना। तो ये मुहावरा आपको जरूर याद रखना है कि हार मान लेने का अर्थ होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या है, घुटने टेक रहे हैं किसी के आगे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था, जहाँ भी द्रव्य का यहाँ पे क्या हो रहा है, सोना है, चांदी है, शब्द में किस प्रकार की संज्ञा है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये मैंने आपको डिटेल से समझाया था कि सोना चांदी है, आपका भार की बात हो रही है, किसी द्रव्य की बात हो रही है, किसी धातु की बात हो रही, तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा उस समय आती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए हर हर महादेव और हमारे बैच के साथ ज़रूर जुड़िए। सभी को हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज। हर हर महादेव।